हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ मौद्रिक संस्थाओं से संबंधित वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से जितनी भी मौद्रिक संस्थाएं होती हैं ये कार्य करती हैं, किस प्रकार से लोगों को पूंजी प्राप्त होती है या कौन कौन सी शाखाएं आती हैं जिनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आराम से पूंजी को प्राप्त कर सकता है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है वो NTA नेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, PGT, MP सेट इत्यादि परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहाँ पर हम हर एक टॉपिक से संबंधित उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हमारे ऑप्शन है, पहला 1949, दूसरा 1969, तीसरा 1959 और चौथा है 1989। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस समय में बैंक देश के बड़े औद्योगिक घराने चला रहे थे। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल थे। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित ऋण सिफारिशें की? पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा बीमा क्षेत्र, तीसरा रुग्ण क्षेत्र जिसे सिक इंडस्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं, और चौथा है डी बैंकिंग क्षेत्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीमा क्षेत्र में RN मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें की। उनका मानना था कि मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत वर्ष 2000 में इरदा, जिससे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 3 है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है? ऑप्शन है, पहला सिंगापुर, दूसरा मनीला, तीसरा हांगकांग और चौथा टोक्यो। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। एशियन विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में ADB भी कहा जाता है, की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में ADB के 68 सदस्य देश हैं। ADB का लक्ष्य एशिया भारत क्षेत्र को गरीबी से मुक्ति दिलाना है और भारत ADA का संस्थापक सदस्य भी है। वर्तमान में बैंक के अध्यक्ष अस्कावा हैं। वर्तमान में ADB के सबसे बड़े शेयरधारक की अगर हम बात करते हैं तो जापान, अमेरिका, चीन और भारत, ये देश सम्मिलित हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी वित्तीय संस्था है? पहला UTI, दूसरा IDBI, तीसरा ICICI और चौथा IFCI। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IFCI जो है वो भारत की सबसे पुरानी संस्था है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं
कि यूटीआई का मतलब क्या होता है। यूटीआई क्या होता है हमारा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये जो है 1963 में लागू हुआ था। दूसरा आता है हमारा IDBI। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। तीसरा आता है हमारा ICICI। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। वर्तमान समय में ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निजी बैंक है। और चौथा आता है हमारा IFCI। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। तो सबसे पुरानी जो वित्तीय संस्था के बारे में अगर हम जानें तो यही होती है। प्रश्न नंबर 5 है, लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्षस्थ संस्था है। पहला IDBI, दूसरा ICICI, तीसरा सिडबी और चौथा नाबार्ड। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्षस्थ संस्था सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, जिसे MSME के नाम से हम जानते हैं, के लिए ऋण प्रवाह सुगम और सुदृढ़ बनाना तथा MSME परितंत्र की वित्तीय एवं विकास संबंधी कमियों की पूर्ति करना सिडबी का मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नई वित्त पोषण एजेंसी सूक्ष्म एवं लघु व्यापार के लिए वित्त मुहैया कराती है। पहला सिडबी, दूसरा मुद्रा, तीसरा नाबार्ड और चौथा किसान क्रेडिट कार्ड। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, मुद्रा, ठीक। M का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा बैंक का शुभारंभ छोटे उद्यमियों को फंड प्रदान करने के लिए किया। यह बैंक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन शुरू किया गया। छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगा तथा MFIS के लिए एक नियामक के रूप में भी कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 स्तरीय सरकारी ऋण ढांचे में मध्यवर्ती कड़ी है। ऑप्शन नंबर है पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय बैंक, तीसरा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और चौथा नाबार्ड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सहकारी बैंक। थोड़ा इन बैंक के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं और कितने स्तर पर ये कार्य करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक 3 स्तरीय सरकारी ऋण ढांचे की मध्यवर्ती कड़ी है। भारत में सरकारी ऋण वितरण एवं जमा संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में सरकारी बैंकों को 3 ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समिति, जिला स्तर केंद्रीय सहकारी समिति और राज्य स्तर सहकारी समिति कार्य कर रही है। अगर हम बात करें कि प्राथमिक सहकारी समिति क्या होती है, तो गांव के कोई भी 10 आदमियों को मिलाकर इस समिति की स्थापना की जाती है। और केंद्रीय जिला सहकारी समिति क्या होती है,
जो प्राथमिक समिति होती है, दूसरा निजी सदस्य, दोनों को मिला के बैंक द्वारा भी सभी कार्य किए जाते हैं जो एक व्यापारिक बैंकों को करने चाहिए। और राज्य सहकारी क्या होता है, इन सबको मिला के केंद्रीय और प्राथमिक को मिला के एक बड़ी बैंक का निर्माण होता है जो राज्य स्तरीय सहकारी बैंक के रूप में कार्य करती है। प्रश्न नंबर 8 है, सेबी को निम्नलिखित में से उपयुक्त मद के साथ सुमेलित करें। हमारे ऑप्शन है, पहला मुद्रा बाजार का विनियमन, दूसरा पूंजी बाजार का विनियमन, तीसरा वस्तु बाजार का विनियमन और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूंजी बाजार का विनियमन। सेबी ने पूंजी बाजार का विनियमन की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को की तथा 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर हम सेबी के प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो पूंजी बाजार का नियमन करना, निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार की अनियमितताओं एवं अनुचित व्यवहारों को समाप्त करना, बैंकों और वित्तीय कंपनियों से सूचना प्राप्त करना इत्यादि इसके कार्यों के अंतर्गत शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थाएं हैं। पहला आईडीबीआई, दूसरा एसआईडीबीआई, तीसरा नाबार्ड और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एसआईडीबीआई। भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था एसआईडीबीआई है। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। यह लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के प्रवर्तन, वित्तीय सुविधा पहुंचाने तथा विकास करने की प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में भी कार्य करती है। प्रश्न नंबर 10 है, एकल बैंकिंग प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। पहला इंग्लैंड में, दूसरा जापान में, तीसरा भारत में और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एकल बैंकिंग प्रणाली यूएसए में अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बैंक विभिन्न शहरों में शाखाएं नहीं खोलते, बल्कि वहाँ पर हजारों की संख्या में विभिन्न नगरों में छोटे छोटे बैंक होते हैं और ये बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग कार्यों को संपन्न करते हैं। एकल बैंकिंग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, भारत आदि देशों में पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, सरकार ने वित्तीय समावेशी कोष बनाने का निश्चय वित्तीय समावेशी समिति की संस्तुति के आधार पर किया, जिसके अध्यक्ष थे, हमारे ऑप्शन है, पहला एमएस अहलूवालिया, दूसरा वाईएस रेड्डी, तीसरा सी रंगराजन और चौथा एस सुब्बाराव। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। सरकार ने वित्तीय समावेशी कोष बनाने का निश्चय वित्तीय समावेशी समिति की संस्तुति के आधार पर किया, जिसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे। समिति ने नाबार्ड के साथ 2 फंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंड तथा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोशन टेक्नोलॉजी फंड स्थापित करने की संस्तुति की, जिसमें प्रत्येक का कोष 500 करोड़ रुपए होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें राशि जो है वो कितनी है, जिसकी व्यवस्था कौन कर रहा था, आरबीआई। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई है? पहला किसान सेवा समिति योजना,
दूसरा जमा बीमा योजना, तीसरा लीड बैंक योजना और चौथा ग्रामीण बैंक योजना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लीड बैंक योजना। राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश के आर्थिक विकास में सहयोग करने की दृष्टि से देश के सभी जिलों के लिए अग्रणी बैंक योजना द्वारा शाखाओं का विस्तार किया गया। इस योजना के अनुसार देश के सभी जिलों में किसी न किसी बैंक को आर्थिक विकास के लिए सौंप दिया गया। प्रत्येक अग्रणी बैंक का कार्य अपने आवंटित जिलों में शाखाओं को खोलना, किसानों, प्राथमिक देख लो यही सकल लघु क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके जिले के राष्ट्रीयकरण के उपरांत अपनी स्वीकृत ऋण नीति में परिवर्तन करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध जो है वो कराई गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। पहला 1975 में, दूसरा 1974 में, तीसरा 1976 में और चौथा 1977 में। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 1975 में। आर.सी. सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग ने जनवरी 1972 को अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसमें आयोग ने ग्रामीण बैंक की संकल्पना की संस्तुति की। सरकार ने 1975 में आयोग की इस स्तुति की समीक्षा की और ग्रामीण बैंक की अवधारणा को उस रूप में स्वीकार नहीं किया। एम नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में ग्रामीण बैंकिंग पर गठित कार्यदल 1975 की संस्तुति पर सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50, 15 और 35 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किसे नोट छापने का एकाधिकार है? पहला रिजर्व बैंक, दूसरा वाणिज्यिक बैंक, तीसरा एग्जिम बैंक और चौथा वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को नोट छापने का एकाधिकार है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। इसे देश की संपूर्ण बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था में केंद्र स्थान प्राप्त है। यह संपूर्ण मुद्रा प्रणाली का नियंत्रक भी होता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था है। पहला प्राथमिक कृषि साख समितियां, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा नाबार्ड और चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने तथा पुराने ऋणों को भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है। पहला IDBI, दूसरा IFCI, तीसरा ICICI और चौथा IRBI। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IFCI। भारतीय औद्योगिक वित्त विकास जिसे IFCI की स्थापना जुलाई 1948 में हुई। इसका स्वामित्व भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास संयुक्त रूप से है। इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक सहकारी इकाइयां तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करना है। प्रश्न नंबर 17 है, सहकारी क्षेत्र का बैंक है
पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का संगठनात्मक ढांचा कृषकों की ऋण आवश्यकता पर आधारित है। इसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि वाले ऋणों की 3 श्रेणियां बनाई जाती हैं। पहला ग्राम स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा केंद्रीय सहकारी बैंक। राज्य स्तर पर जो सरकारी बैंक बनाए जाते हैं उनमें दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी भूमि विकास बैंक जो है देता है। प्रश्न नंबर 18 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन है पहला लखनऊ, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा मुंबई और चौथा बेंगलोर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। सिडबी छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 19 है, नाबार्ड का प्रमुख कार्य है। पहला जनता को ऋण प्रदान करना, दूसरा जनता से जमाएं स्वीकार करना, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, चौथा सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा करना। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना नाबार्ड का मुख्य कार्य है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक तथा आरबीआई द्वारा मान्य अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 20 है, अग्रणी बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था। पहला निर्बल वर्गों की सहायता करने हेतु, दूसरा जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु, तीसरा पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु और चौथा कृषि विकास हेतु। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु। लीड बैंक योजना का प्रारंभ सरकार ने 1969 में किया। इसका उद्देश्य आवंटित जिले का गहन करना था। इस योजना के तहत लीड बैंक उस जिले के विकास के लिए सरकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को समन्वित करता था। इन बैंकों को कहा गया कि वे अपने क्षेत्र का तत्काल सर्वेक्षण करें और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएं जहां बैंकिंग सुविधाएं अभी भी विकसित नहीं हो पाई हैं, ताकि यहां पर भी बैंकों की स्थापना या शाखा की स्थापना की जा सके। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन संस्थागत शाखा का स्रोत नहीं है? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा सहकारी साख समिति, तीसरा साहूकार एवं महाजन, चौथा वाणिज्यिक बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, साहूकार एवं महाजन। भारतीय कृषि को 2 तरीकों से साख प्रदान करता है। पहला संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत स्रोत। जहां प्रश्नानुसार गैर संस्थागत स्रोत के तहत साहूकार, महाजन, जमींदार, देसी बैंकर एवं कमीशन एजेंट आते हैं, वहीं अगर हम संस्थागत स्रोत की बात करते हैं तो व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक और सहकारी समितियां इत्यादि इसके अंतर्गत
आती हैं। प्रश्न नंबर 22 है, नाबार्ड ऋण प्रदान करता है। पहला, कृषि कार्यों के लिए। दूसरा, कृषि क्रियाओं या ग्रामीण विकास के लिए। तीसरा, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए। और चौथा, इन सभी के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, यह भी हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है। में कृषि साख की व्यवस्था के लिए की गई थी। यह कृषि, लघु, कुटीर, ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प के लिए सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए ऋण देता है, ताकि ग्रामीण लोगों का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सा स्रोत भारतीय कृषि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पहला, महाजन। दूसरा, सहकारी साख समितियां। तीसरा, व्यापारिक बैंक। और चौथा, सरकार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक जो है वो भारतीय कृषकों के लिए सबसे सही है। वर्तमान में व्यावसायिक बैंक भारतीय कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें मार्च 2017 में सरकारी बैंक का 79% कृषि साख पर ही दिया जाने लगा। तो ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से क्या भिन्न है। यहाँ पर हमें विभिन्न नाम दिए गए हैं, जिसमें से हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। पहला, नाबार्ड। दूसरा, IDBI। तीसरा, सिडबी। और चौथा, सेबी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करने का काम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी के द्वारा किया जाता है, जबकि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। और सिडबी जो है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ये सभी जो है वो वित्तीय संस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड की वितरक एजेंसी है। पहला, नाबार्ड। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरा, व्यावसायिक बैंक। और चौथा, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा यह स्कीम सांस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल थी। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है, जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इन्हें किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है। पहला, बीमा क्षेत्र सुधार के लिए। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। तीसरा, कृषि सुधार के लिए। और चौथा, औद्योगिक सुधार के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर M नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1991 को सरकार को बैंकिंग क्षेत्र में 4 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था का सुझाव दिया और 1998 में नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म समिति को गठित किया। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला, एग्जिम बैंक आयात निर्यात का वित्तीयन। दूसरा, IDBI औद्योगिक वित्त। तीसरा, RBI बैंकों का बैंक। और चौथा है IFC वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
FCI वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसमें सही नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम IFC करता है, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी कहा जाता है। 1965 में स्थापित FCI खाद्यान्नों व अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी, भंडारण व संग्रहण, स्थानांतरण, वितरण आदि का कार्य भी करता है। प्रश्न नंबर 28 है, कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। पहला नाबार्ड, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा सहकारी बैंक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये पिछले 2 से 3 प्रश्नों में हम इस चीज़ को देख चुके हैं। यह ग्रामीण ऋण ढांचे को एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित हैं। पहला मनमोहन सिंह से, दूसरा बिल गेट्स से, तीसरा मोहम्मद यूनुस से और तीसरा आंग सान सू की से। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह से। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाबार्ड द्वारा संचालित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमकर्ता, बैंकर तथा अर्थशास्त्री है, जिन्हें ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार 2006 में दिया गया था। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस। और ये भी याद रखना है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2006 में। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। वैसे तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है। पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा योजना आयोग, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक से होता है। प्रश्न नंबर 31 है, किसे नोट छापने का एकाधिकार है। पहला रिजर्व बैंक, दूसरा वाणिज्यिक बैंक, तीसरा एग्जिम बैंक और चौथा वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को नोट छापने का एकाधिकार है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। इसे देश की संपूर्ण बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था में केंद्र स्थान प्राप्त होता है तथा यह संपूर्ण मुद्रा प्रणाली का नियंत्रण भी होता है। प्रश्न नंबर 32 है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। पहला 1935, दूसरा 1940, तीसरा 1923 और चौथा 1950। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1935। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास है। प्रश्न नंबर 33 और अंतिम प्रश्न है, ग्राम स्तर पर ऋण इसके द्वारा वितरित होते हैं।
दूसरा प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, तीसरा राज्य सहकारी बैंक और चौथा केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। भारत में सरकारी बैंकिंग व्यवस्था का संगठनात्मक ढांचा कृषकों की ऋण आवश्यकताओं पर आधारित है। इसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि वाले ऋणों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला, ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि संबंधी सहकारी ऋण समितियां, दूसरा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और तीसरा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। इन स्तरों पर किसी भी व्यक्ति को ऋण प्रदान किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बहुउपयोगी वीडियो आगे भी आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।